An importer booked a forward contract with his bank on 10th April for USD 2 lakh due on 10th June at the rate rupees 64.40। तो कह रहा है कि एक इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर कौन होता है? जिसको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। एक्सपोर्टर वो होता है जिसके पास फॉरेन करेंसी होती है। इम्पोर्टर वो होता है जिसको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो जो एक इम्पोर्टर है उसने बैंक के साथ यानी डीलर के साथ 10 अप्रैल को 2 लाख यूएसडी डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। तो फॉरवर्ड एक इम्पोर्टर किस चीज़ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बाय का कि सेल का? सेल का। यानी इम्पोर्टर क्या करेगा? बाय करेगा और जो डीलर है वो अपना सेल करेगा। तो जो डीलर है उसने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया इम्पोर्टर के साथ 2 लाख यूएसडी डॉलर का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है ये है 10 अप्रैल को, और जो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा वो 10 जून को मैच्योर होगा। ठीक है। और जो रेट है ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे बता रखी है 64.40। अब देखो चूंकि रेट ऑलरेडी बता रखी है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो डीलर और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, और इसमें जो डीलर जो एक्सचेंज मार्जिन जो चार्ज करता है वो एक्सचेंज मार्जिन ऑलरेडी इस रेट में चार्ज हो रखा है। मतलब ये रेट कौन सी हो गई? ये रेट हमारी फाइनल रेट हो गई है। ठीक है। फिर कहता है द बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन द मार्केट एट ₹64.28। तो बैंक ने साइमल्टेनियसली अपना जो पोजीशन है वो मार्केट में कवर कर लिया एक और रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट करके 64.28 का। अब देखो बैंक ने बोला कि मैं तेरे को सेल करूंगा, लेकिन बैंक माने डीलर, और डीलर के पास तो फॉरेन करेंसी होती नहीं है, तो ये कैसे सेल करेगा? मार्केट से खरीद करके सेल करेगा ना। यानी अगर इसने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है इंपोर्टर के साथ यानी कस्टमर के साथ, तो ये मार्केट के साथ बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और बाय के कॉन्ट्रैक्ट का हमें रेट दे रखा है 64.280। यानी जो डीलर है उसने कस्टमर के साथ 2 मंथ फॉरवर्ड का सेल कॉन्ट्रैक्ट किया $1 टू 64.40, और मार्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 2 मंथ फॉरवर्ड बाय का एट द रेट $1 टू 64.28। देखो 64.28। ठीक। अब एक्सचेंज रेट्स दे रखी है 10 जून की तारीख को कौन कौन सी एक्सचेंज रेट है चल रही है, और 13 जून को दे रखी है। यानी 2 डेट की हमें एक्सचेंज रेट दे रखी है। अब 10 जून की स्पॉट रेट दे रखी है आपको, फिर 13 जून की स्पॉट रेट दे रखी है। फिर बता रखा है कि 10 जून को जो फॉरवर्ड रेट है जून के किसी और दिन का वो क्या है 10 जून को, तो वो है 63.92 और 63.95। अब देखो ये स्पॉट बाय जून मतलब क्या होता है? मैंने बता रखा है ना, जब भी इस तरीके से स्पॉट बाय जून दे रखा हो तो इसका मतलब होता है फॉरवर्ड रेट। अब सिर्फ जून लिखा हुआ, जून की कोई डेट नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड रेट है ना वो जून के किसी भी डेट के लिए यानी हर डेट के लिए एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट अगर जून की कोई किसी डेट की कोई स्पेसिफिक रेट दे रखी हो तो। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, अब ध्यान देना इस चीज़ पे आप। हमारे पास 2 डेट दे रखी है, एक 10 जून की डेट दे रखी है और एक 13 जून की डेट दे रखी है। तो अभी मान लो मैं 10 जून पे बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ? अभी 10 जून पे बैठा हूँ। तो अगर मैं 10 जून पर बैठ करके जून की मैं फॉरवर्ड रेट देखूँ तो मैं देखता हूँ कि जून की जो फॉरवर्ड रेट है ना वो इतनी ये वाली जून की फॉरवर्ड रेट बता रखा है। लेकिन आज की स्पॉट रेट मेरे को पता है। आज की स्पॉट रेट क्या है? आज की स्पॉट रेट ये है, यानी 10 जून की स्पॉट रेट ये है, और इसके अलावा जो डेट्स हैं जिसमें 13 जून भी इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि 13 जून की स्पॉट रेट आपको दे तो रखी है, 13 जून की स्पॉट रेट दे तो रखी, लेकिन जो 13 जून की जो, हाँ ठीक है 13 जून इंक्लूड नहीं होगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। इसमें 2 डेट इंक्लूडेड नहीं है, 10 जून और 13 जून, क्योंकि इन दोनों डेट्स की हमें स्पॉट रेट हमें दे रखी है। ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड रेट आपको जो दे रखी है ना जून की, ये अदर देन 10 जून और अदर देन 13 जून का है। फिर हमें इसी तरीके से जुलाई का सितंबर लिखा है। अब देखो स्पॉट स्लैश करके जून लिखा है, फिर जुलाई का सितंबर, मतलब ये स्पॉट स्लैश जुलाई होगा, स्पॉट स्लैश अगस्त और स्पॉट स्लैश सितंबर। यानी जुलाई अगस्त सितंबर की महीने की हर डेट का फॉरवर्ड रेट अपने को यहाँ पे दे रखा है। अगर आप 10 जून से देखोगे जुलाई या अगस्त या सितंबर की फॉरवर्ड रेट, तो आपको किसी भी डेट की फॉरवर्ड रेट देखोगे तो ये मिलेगा। लेकिन अगर 13 जून को बैठ करके देखोगे तो आपको ये डेट मिलेगी। ठीक है।
फिर हमसे आगे कहता है कि एक्सचेंज मार्जिन जो है ना वो 0.10% का है, और जो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो 12% से चार्ज होगा। द इम्पोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 13 जून फॉर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यू डेट ऑन 10 अगस्त। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैच्योर होना था वो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होना था ये मैच्योर होना था 10 जून को। अब 10 जून को कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होना था, लेकिन 3 दिन का हम ग्रेस पीरियड भी देते हैं। तो जो ग्रेस पीरियड का आखिरी दिन था ना, मतलब कि जो 13 जून था, उस दिन जो इम्पोर्टर है वो आ गया। अब वो इम्पोर्टर एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है इम्पोर्टर। और डेट कब की बता रहा है? कह रहा है कि 10 जून तक आप 10 अगस्त तक एक्सटेंड कर दो, ये बात हमसे कह रहा है। ठीक है, अब इस बात को अब ध्यान रखना कि कब एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है। 10 अगस्त तक एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है, वो भी ग्रेस डेज के आखिरी दिन में आकर के एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है। और फिर कह रहा है कि वही 4 डेसिमल प्लेस रखना और मल्टीपल में उसको राउंड ऑफ करना। आपने एज्यूम करना है कि एक साल में 360 डेज है। और फिर इधर कुछ कह रहा है कि ऑन 10 जून बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। इसको लाइन को ना भी इग्नोर करो, आगे मैं इस लाइन का मतलब बताऊंगा आपको। वैसे अगर ये लाइन लिखी भी नहीं रहती ना तो भी इसका कोई मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें सबसे पहले कैंसलेशन रेट कैलकुलेट करना है। तो कैंसलेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो ट्रांजैक्शन उसको कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना। तो पहले हम पूरी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे जब हम पूरी ट्रांजैक्शन सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे जो भी है। तो सबसे पहले हम पूरी ट्रांजैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो हमें पता चल गई, ये दोनों चीज़ें तो हमें पता चल गई। ठीक, अब 2 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, लेकिन कस्टमर अप्रोच नहीं करता, क्योंकि कस्टमर ने अप्रोच किया 13 जून को। 10 जून जबकि मैच्योरिटी डेट था उस दिन नहीं आया, तो डज नॉट अप्रोच। तो अब लेकिन यार 2 महीना बीत गया, मैंने कॉन्टैक्ट किया था मार्केट से बाय करने का कि मैं बाय करके तुमको सेल करूँगा, तुम तो आए ही नहीं। लेकिन बाय तो मेरे को तो करना पड़ेगा ना, तो तुम नहीं आए तो मैं किसी और को सेल कर दूंगा, लेकिन मेरे को स्पॉट रेट पे मेरे को सेल करना पड़ेगा। तो तुम नहीं आए तो क्या हो गया? तो मैंने डीलर से लिया, मैंने बाय कर लिया और मैंने डीलर को सेल कर दिया। मार्केट में कौन बैठा? मार्केट में कोई कस्टमर थोड़ी बैठा, मार्केट में तो डीलर ही बैठा है ना। तो मैंने डीलर से लिया और डीलर को सेल कर दिया। तो अब जब डीलर डीलर के बीच में जब ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें कोई एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जो डीलर है, जो मार्केट में जो डीलर बैठा है, ये क्या करेगा? यानी मुँह निचोड़ने की कोशिश करेगा। यानी ये जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा लेने के लिए कोशिश करेगा सेल करते वक्त, और बाय करते वक्त जितना ज़्यादा हो कम देने की, पैसा कम देने की कोशिश करेगा। तो ये अपना लोकल बायर क्या कर रहा है? अपना लोकल बायर सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी ये कम से कम रेट देगा इसको। तो 10 जून का ये है ना, 10 जून को, क्योंकि 10 जून का मैच्योरिटी था। अच्छा, ये डेट ना, मैंने यहाँ पे मैं डेट लिखता नहीं हूँ, आप लोग लिख लिया करो डेट। ठीक है, ये 10 जून की डेट है, ये 10 जून है। तो 10 जून पे अगर ये सेल करेगा तो 10 जून की स्पॉट रेट क्या है? ये 10 जून की स्पॉट रेट क्या है? रेट है। और सबसे कम रेट कौन सी है? सबसे कम रेट है इसमें 63.80 की। तो 63.80 क्या करेगा? जो डीलर है वो 63.80 का रेट देगा अपने लोकल डीलर को, यानी हमारे डीलर को कम रेट देगा। तो हमारे डीलर ने चलो किसी तरीके से फॉरेन करेंसी बेची तो सही, लेकिन अब ग्रेस दिन जो होता है एज़ पर रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स या जो भी रेगुलेटर है उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रेस पीरियड भी 3 दिन का देना पड़ता है। लेकिन अब 3 दिन तो मैं फ़ॉरेन करेंसी अपने पास रख नहीं सकता था, तो मैंने फ़ॉरेन करेंसी तो बेच दी, लेकिन 3 दिन में ये जो है कस्टमर कभी भी आ सकता है मेरे से मांगने के लिए। तो मेरे को एक ओपन ओपन मेरे को क्या करना, लेकिन किस दिन आएगा वो हमें नहीं पता, इसलिए हम ओपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कस्टमर को मेरे को सेल करना है, मतलब मेरे को बाय करना पड़ेगा, तो मतलब मेरे को ओपन बाय करना है। लेकिन जो ओपन बाय करना होता है ना, वो नियरेस्ट जो डेट होती है, जो नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है उसका हम ओपन बाय करते हैं। तो देखो क्या कोई नियरेस्ट है? तो देखो मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना वो 1 मंथ को नियरेस्ट मान लेते हैं, लेकिन 1 मंथ नियरेस्ट नहीं होता है। इस केस में अगर आप देखोगे ना तो आप 13 जून पे बैठो। कब बैठे हो? नहीं 13 नहीं, अभी तो 10 जून है ना, अभी तो मैच्योरिटी हुई है। तो 10 जून पे बैठे हो तो नियरेस्ट कौन सा होगा? तो नियरेस्ट तो 11 जून होगा। तो क्या 11 जून की डेट दे रखी? हाँ, यहाँ पे 11th ये बोल तो रखा है कि जून की,
फॉरवर्ड रेट ये है 10 जून को छोड़ करके, क्योंकि 10 जून का स्पॉट रेट तो हमें पता है। तो 10 जून का छोड़ करके किसी भी दिन का, जो जून का महीने का किसी भी दिन है, उसका फॉरवर्ड रेट आपको पता है कौन सा है ये। कई बच्चे एक महीना सोचते हैं कि जो नियरेस्ट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक महीने का होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओपन बाई है, यहाँ पे ओपन रेट्स है, तो मतलब ये किसी भी दिन का हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये वाला परचेज कर लेंगे, ओपन बाय कर लेंगे। लेकिन बाय करेंगे तो मतलब जो डीलर मार्केट में बैठा है वो सेल करेगा, तो ज़्यादा रेट हमसे लेने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट कौन सा हुआ, 63.95। ये रहा 63.95 का ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर कोई एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगता, क्योंकि एक डीलर दूसरे डीलर से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो या बाय सेल करता है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज मार्जिन इन्वॉल्व नहीं रहता। लेकिन जब एक डीलर कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर ऐसे डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि कस्टमर के कहने पे एक्ट करता है या कस्टमर के बिहाफ पे एक्ट करता है, तो उसे उसमें भी एक्सचेंज मार्जिन लगता है, ठीक है, क्योंकि वो डीलर एक तरीके से हम उसको कस्टमर ही मानते हैं। तो यहाँ पे उसने ओपन बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ग्रेस डेज ख़त्म होने वाले हैं, आखिरी दिन पे कस्टमर आके कहता है जी एक्सटेंड कर दो, 10 अगस्त को एक्सटेंड कर दो। तो एक्सटेंशन के केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको कैंसिल करते हैं। तो अब हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हमारे पास कोई है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी बाय करके सेल कर दिया था और ये वो कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसके लिए हमने ये तो ऑलरेडी मतलब ये तो एक्सपायर हो चुका है, ये तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, मतलब एक्सपायर नहीं हुआ, ये एक्सपायर नहीं हुआ है, ये क्लोज हुआ है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था ये किया था 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 10 जून के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। अब 10 जून तो बीत गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो गया, क्लोज हो गया। और तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, लेकिन कस्टमर को चाहिए था, क्योंकि हम उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, तो हमने उसके लिए कस्टमर को देने के लिए एक अलग से एक और, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कस्टमर को देने के लिए बाय का कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने एक और ओपन कॉन्ट्रैक्ट किया इसके लिए। अब इसको हम क्लोज करेंगे, इसको कैंसिल करना है। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने जो ड्यू डेट थी उस पर हमने बाय करके सेल कर दिया था। ये डेट ये तो ड्यू डेट पे ही कैंसिल हो गया क्योंकि कस्टमर आया ही नहीं। लेकिन 3 दिन का हमें ग्रेस पीरियड देना होता है, तो ग्रेस पीरियड जब भी हमें देना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल होता है वो तो ड्यू डेट पे कैंसिल हो जाता है, और जो ग्रेस पीरियड चूँकि हमें देना पड़ता है क्योंकि कस्टमर आ गया तो हमें देना पड़ेगा, तो देंगे कहाँ से, तो हम एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट ये कह रहा है एक्सटेंशन करने के लिए, यानी जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेच देंगे। क्या करेंगे, हम बेच देंगे। तो हम स्पॉट सेल कर देंगे, यानी 13 जून को ही हम, अब ये 13 जून को आए कैंसिल कराने, है ना, तो 13 जून को हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, यानी क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, इसको सेल कर देंगे। तो इसको सेल करेंगे, 13 जून को सेल करें, तो स्पॉट रेट क्या है 13 जून की स्पॉट रेट ये रही। तो सेल करेंगे मतलब ये बंदा बाय करेगा, और सेल कौन करेगा, डीलर करेगा, और ये मार्केट वाला डीलर। लेकिन डीलर जो है ना यहाँ पे कस्टमर की तरह एक्ट करेगा। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, जो कैंसिलेशन के समय पे जो लोकल डीलर होते हैं, यानी जो हमारा डीलर होता है, वो एज अ कस्टमर एक्ट करता है, कस्टमर के कहने पे। क्योंकि एक्चुअल में पर्दे के पीछे हो क्या होता है, पर्दे के पीछे ये हो रहा होता है कि ये कैंसिल कराने के लिए आता है कस्टमर कैंसिल कराने के लिए आता है। तो जो डीलर होता है ना, डीलर कहता है कि यार मुझे तुमको बेचना था, तुम्हारे बेचने के लिए मैंने खरीद के रखा है, तुमको बेचना था, तुम कह रहे हो कि मैं कैंसिल करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरा तो लॉस हो गया, तुमको तो लॉस पे करना पड़ेगा। तो कहता है नहीं नहीं यार, मेरे से पूरे पैसे मत लो, तुमको बेचना ही है ना, मेरे को मत बेचो, किसी और को बेच दो मार्केट में जा कर के। मार्केट में है कौन, डीलर ही तो है। तो कहता है एक तरीके से मार्केट में जा कर के बेच दो, और जो भी लॉस होगा मेरे से ले लेना, यही तो वो कहता है। तो यानी ये कस्टमर के कहने पे एक्ट कर रहा है अपना वाला डीलर, यानी एक तरीके से इसको कस्टमर ट्रीट किया जाएगा। तो मार्केट में जब ये कैंसिलेशन के टाइम पे जब ये बेचने के लिए जाता है ना, ये क्या करने के लिए जाता है, बेचने के लिए जाता है। यानी डीलर खरीदेगा तो एक कम रेट देगा और उसमें से एक्सचेंज मार्जिन भी लेस करेगा। क्यों, वैसे डीलर टू डीलर पे एक्सचेंज मार्जिन जो होता है उसमें एक्सचेंज मार्जिन आता नहीं, लेकिन एज ए कस्टमर एक्ट कर रहा है, मतलब एक तरीके से कस्टमर है। तो ये क्या करेगा कि मतलब एक तो रेट भी कम देगा, ऊपर से एक्सचेंज मार्जिन लेस करके रेट अपना और कम कर लेगा। तो देखो कम रेट क्या है, यही है ना 63.72,
नहीं 63.68 की कम रेट है, उसमें से एक्सचेंज मार्जिन ने 0.10 का और कम कर लिया, यानी इसकी रेट क्या होगी, इसकी रेट हो गई 63.6175 राउंड ऑफ करके। ठीक, ये हमने यहाँ पे रेट यार थी, इसको हमने राउंड ऑफ करके ये कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया था, ये राउंड ऑफ करने के लिए बोला है। ठीक, अब इसने एक्सटेंशन के लिए बोला था, तो कैंसिल तो हमने कर दिया। एक्सटेंशन में दो पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट में कैंसिल करते हैं, फिर दूसरे पार्ट में है नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैंसिल कर दिया, अब हमें नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है, 13 जून को नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है। 13 जून को नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है, तो 13 जून को करना है 10 अगस्त के लिए। तो ये 2 महीने से कम का हुआ, ये 2 महीने का भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 2 महीने से कम का हुआ। तो 10 जून, अच्छा कोई बात नहीं, 10 अगस्त का कोई रेट दे रखा है 13 जून को, 13 जून को 10 अगस्त का रेट देखो, 10 अगस्त का रेट नहीं दे रखा, लेकिन ये कह रखा कि अगस्त किसी भी डेट का रेट जो है वो ये होगा फॉरवर्ड रेट। तो हमने फॉरवर्ड रेट कर लिया, इसको 2 मंथ मैंने लिख दिया, वैसे 2 मंथ है नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, $1 = 64.25, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। अब ये कस्टमर और डीलर के बीच, ये डीलर और कस्टमर के बीच में हो रहा है, ये कस्टमर है, ये डीलर है। हाँ, ये अपना लोकल डीलर और ये कस्टमर है। कस्टमर कौन, इम्पोर्टर। ठीक है, तो अब ये सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करेगा, तो स्पॉट रेट में जो हाईएस्ट रेट होगा ना, ये वो वाली बोलेगा, और उसके ऊपर भी एक्सचेंज मार्जिन और प्लस कर देगा। एक्सचेंज मार्जिन क्यों, क्योंकि ये डीलर और कस्टमर के बीच हो रहा है। तो ज़्यादा रेट कौन सी है, 13 जून को 10 अगस्त के लिए ज़्यादा रेट, स्पॉट की ज़्यादा रेट, बड़ी रेट कौन सी है, 64.25 की। इसमें एक्सचेंज मार्जिन और प्लस कर दो तो रेट आपकी ये आ जाएगी। अब इस रेट को राउंड ऑफ कर दो तो आ गई 64.3150 की रेट। ठीक है, यानी ये पूरा हमारा, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया हमारा। अब देखते हैं इसने ये क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि 10 जून को जो बैंक ने है ना, उसने स्वैप किया है बाई सेलिंग स्पॉट और बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। तो देखो 10 जून को हमने किया भी तो वही है, बाई सेलिंग स्पॉट और बाइंग ओपन का जो फॉरवर्ड है वो हमने 1 मंथ फॉरवर्ड का हमने मतलब 1 मंथ क्या यार, ओपन फॉरवर्ड किया ना, परचेज किया, 1 मंथ नहीं ओपन फॉरवर्ड किया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, इधर ओपन का है। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी लिख रहा था तो भी तो हम तो करते ही ना, ये सब बताने की जरूरत थोड़ी है इसकी, ये सब तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं आगे हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं। हमसे कैंसलेशन रेट पूछ रहा है कि कैंसलेशन रेट कौन सा हुआ। तो कैंसिल करने के लिए हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, कैंसिल करने के लिए हमने ये वाला ट्रांजैक्शन किया। इसका रेट क्या है, इसका रेट है 63.6175 का। तो ये देखो राउंड ऑफ, ये रेट था, ये रहा, इसको राउंड ऑफ करके 63.6175 का रेट आ गया आपका। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट पेबल ऑन रुपीज़ नहीं $2 लाख। अब इस पार्ट को ना आप छोड़ दो, इग्नोर मार दो, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछते हैं हमसे स्वैप लॉस। तो स्वैप लॉस पूछ रहा था, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्वैप लॉस पूछ रहा है। तो स्वैप लॉस में हम स्वैप लॉस में क्या होता है, स्वैप लॉस निकालते कैसे हैं कि जो ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शंस होने वाली थी उनके अलावा कोई और ट्रांजैक्शंस हुई है एक्सेप्ट कैंसिलेशन। तो जो ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शन होने वाली थी उनके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई है कैंसिलेशन के बजाय, और उन ट्रांजैक्शंस के जो रेट्स है उनमें जो डिफरेंस होता है उसे हम स्वैप गेन या लॉस कहते हैं। तो ये होनी थी ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसके अलावा कि ये से आ जाता तो इसको हम सेल कर देते, तो बट सेल तो इसको हुआ नहीं, खैर। बट तो ये है ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस, ये है ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। तो इनके अलावा कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, तो इनके अलावा ये हुआ, स्पॉट सेल हुआ है, फिर हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बाय किया है, फिर यहाँ पे कैंसिल भी किया है, और यहाँ पे एक्सटेंशन भी हुआ है। अच्छा, तो कैंसिलेशन को तो छोड़ दो, अब बचे हमारे पास ये, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नया हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से, इसको भी छोड़ो। कैंसिल बचे ये, इन दोनों के रेट में जो डिफरेंस होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, स्वैप गेन या लॉस कहेंगे। तो देखते हैं इन दोनों के रेट में, इसका रेट क्या है, एक का रेट है 63.80 और एक का रेट है 63.95 का। तो एक का रेट है 63.80, एक का रेट है 63.95 का, इन दोनों का डिफरेंस ये इतना आ रहा है। तो अगर $1 के ऊपर इतना आ रहा है तो $2 लाख के ऊपर कितना डिफरेंस आएगा स्वैप लॉस, मतलब कितना, 30,000 का। तो ये हमारा निकल गया। अच्छा देखो, जो स्वैप वाला जो होता है ना गेन या लॉस, उसको हम अलग तरीके से भी वैसे तो निकाल सकते हैं।
कि स्वैप मतलब कि एक डेट पर यानी सिंगल डेट पर आपने अगर मार्केट के साथ कोई एग्रीमेंट किया है और जो वो एग्रीमेंट है वो रिवर्स नेचर का, मतलब एक एग्रीमेंट का नेचर कुछ और है, दूसरा एग्रीमेंट का जो नेचर है उसके फर्स्ट एग्रीमेंट के रिवर्स नेचर का है, तो उसके ऊपर कोई गेन या लॉस निकलता है, तो उसे भी हम मतलब वैसे तो स्वैप वही होता है, लेकिन लेमैन की लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सेप्ट कैंसलेशन वाला, और उन दोनों के रेट्स में अगर कोई डिफरेंस हो तो। वैसे जो टेक्निकल होता है ना, इसका टेक्निकल यही होता है कि जो सेम रेट पर जो मार्केट है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो रिवर्स नेचर के हों, तो इस तरीके से टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है। बट मैं टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा फंसता नहीं हूँ, वैसे तो जिसको रट्टा मारना इसको समझना नहीं हो टेक्निकल टर्म्स में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर है अब यहाँ पे इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो बैटरी भी ख़त्म हो रही है। अब ये इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट में क्या है कि इंटरेस्ट कब निकालते हैं और किस तरीके से निकालते हैं, कि जो ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट के अलावा कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो, उसके ऊपर हम निकालते हैं। और जो इंटरेस्ट का जो पीरियड हो कब से कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरेस्ट जो ट्रांजैक्शन है वो ड्यू डेट से पहले हुई है, तो जो डेट हुई है और जो ड्यू डेट है इन दोनों के बीच के गैप के पीरियड के लिए हम निकालते हैं इंटरेस्ट, और अगर वो ड्यू डेट से बाद की हुई है तो फिर इन दोनों के पीरियड का निकाल लेंगे, जितना भी पीरियड है ड्यू डेट के बाद का, और पहले हुई तो ड्यू डेट से पहले कितना पहले हुआ उस पीरियड का इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच है, मेरे हिसाब से जो ड्यू डेट होते हैं ना, ग्रेस पीरियड, जब ग्रेस पीरियड इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है जो ड्यू डेट होता है ना, जो नया वाला ड्यू डेट होता है उसको मैं एक्चुअल में जो है ड्यू डेट मानता हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ड्यू डेट था वो 10 जून का था ओरिजिनल वाला, लेकिन ग्रेस पीरियड यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो जो नया ड्यू डेट हो गया वो क्या हो गया, वो 13 जून को हो गया। तो मैं ये इंटरेस्ट के केस में मैं ये मान करके चलता हूँ, इंटरेस्ट के केस में मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो ड्यू डेट है ना वो हमारी ये है, 10 जून को मैं ड्यू डेट नहीं मानता हूँ। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो 10 जून को मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं इसको ये कहता हूँ ये जो नया ड्यू डेट है ना यही हमारा एक्चुअल में ड्यू डेट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के केस में मैं कहता हूँ कि जो एक्चुअल जो ड्यू डेट है, यानी जो ग्रेस पीरियड के साथ जो हमें ड्यू डेट मिली है, उसके अलावा उस ड्यू डेट के अलावा क्या किसी अदर डेट पे कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो। तो देखो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो यहाँ पे भी कैश लॉट, हाँ यहाँ पे हुआ है। जो एक्चुअल जो हमारा ड्यू डेट आ रहा है ग्रेस पीरियड के साथ वाला वो आ रहा है 13 जून को, और 13 जून को तो ये सब हो रहा है, 13 जून को ये सब हो रहा है, तो 13 जून को अगर कोई कैश फ्लो होता है तो भी हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। 13 जून के अलावा देखो तो 10 को तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, बट दो चीज़ों में तो फॉरवर्ड का ओपन बाय का किया है तो यहाँ पे कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है, कैश फ्लो यहाँ पे इन्वॉल्व है। मैं इसको ना खिचड़ी बहुत ज़्यादा पक गई है, हटा देता। हाँ, तो कैश फ्लो कहाँ पे इन्वॉल्व है, कैश फ्लो हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन एक और कैश फ्लो है जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, बट वो है कैसे, 10 जून को हमने इसे बाय भी तो किया होगा। 10 जून को जब हमने इसे बाय किया तो हमने क्या किया, हमने कैश दिया होगा, और हमने सेल किया 10 जून को मार्केट में तो हमसे कैश मिला होगा, यानी ये दो ट्रांजैक्शन हुई है जो कि कैश वाली, जिसमें कैश इन्वॉल्व है। बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन में देखोगे तो आप कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो देखो आप इस रेट पे बाय किया, इस रेट पे सेल किया, डिफरेंस आया इतना, तो $1 के ऊपर कितना डिफरेंस है, तो $2 लाख के ऊपर कितना का डिफरेंस होगा, तो $2 लाख के ऊपर इतने का डिफरेंस है। अब ये कितना दिन पहले हुआ है, ये ड्यू डेट के पहले तो हुआ है, लेकिन कितना डेट ड्यू डेट के पहले हुआ है, तो एक्चुअल ड्यू डेट 13 तारीख है और ये हुआ है 10 तारीख को, यानी 3 दिन का गैप है, यानी 3 दिन के लिए कितना निकलेगा। तो आप ऐसे देखो 96,000, 365 दिन लेना था ना अपने को, 12% का इंटरेस्ट रेट था, इंटू 3/365। अब आंसर करोगे तो आपका आंसर 96 आएगा, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो 96, इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 96 का निकलेगा। अच्छा ये 360 है, सॉरी यहाँ पे 360 कर लें, 365 नहीं है, एक साल में 360 दिन हमें लेने हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट हमसे पूछ रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट रेट यानी एक्सटेंशन वाला कॉन्ट्रैक्ट रेट हमसे पूछ रहा है
कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमने निकाल रखा है क्या होगा 64.3150 का। देखो यहाँ पे भी वही लिखा होगा 64, ये रहा, राउंड ऑफ कर दिया 64.3150। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये रह गया था, मैंने बोला था मैं बाद में करवाऊंगा आपको। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हम निकालते, जब हमारा पूरा ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम कौन कौन सी चीज़ें निकालते हैं। हम निकालते हैं इंटरेस्ट, हम निकालते हैं फ्लैट चार्ज, हम निकालते हैं कैंसिलेशन गेन या लॉस, हम निकालते हैं स्वैप गेन या लॉस। तो हमने यहाँ पे कैंसिलेशन वाला, तो एक मिनट रुको, कैंसिलेशन वाला नहीं निकाला, स्वैप निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, फ्लैट चार्ज तो दे नहीं रखा है, कैंसिलेशन वाला नहीं निकाला है। तो अगर आप इसको निकालने, इसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो ये कहना चाह रहा है कि $2 लाख के ऊपर कितना अमाउंट पेबल है, लेकिन ये नहीं पता कि किस अमाउंट, कौन सा अमाउंट पेबल है। लेकिन हम खुद ही समझ सकते हैं कि 4 चीज़ें निकालनी होती है, फ्लैट चार्ज तो इसमें इंक्लूडेड है नहीं, बची 3 चीज़ें में से स्वैप हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, बचा कैंसिलेशन। तो ये कह रहा है जो $2 लाख का वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके ऊपर कितना कैंसिलेशन है, फिर एक्सचेंज डिफरेंस अपने को पे करना है या कस्टमर को पे करना है। तो ये देखो रेट क्या है, कैंसिलेशन करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा किया, ये वाली ट्रांजैक्शन करिए कैंसिलेशन करने के लिए। तो इतना का हमारा क्या, इतना का इनफ्लो है, और जो आउटफ्लो है अपना वो ये था ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनल में और जो कैंसिलेशन वाले में उन दोनों में डिफरेंस होता है कैंसिलेशन वाला, कि कस्टमर क्या कहता है, यार मेरे को इतना में तुमको बेचना था, 64.40 में मेरे को तुमको इतना में बेचना था और मैं बेच रहा हूँ इतने में, यानी मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे कैंसिलेशन के चक्कर में। तो वही है, देखो कैंसिलेशन, ये रहा देखो 64.4 में सेल करना था, मैं बेच रहा हूँ इतने में। तो $1 का डिफरेंस जो भी आएगा उसको $2 लाख से इंटू कर दो, तो आपका जो टोटल जो कैंसिलेशन जो आपका जो लॉस निकलेगा वो निकलेगा 1,56,500, यानी ये अमाउंट हमें कस्टमर से लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी कैंसिलेशन होता है ना बाबू, तो कैंसिलेशन में जो भी प्रॉफिट निकला है या जो भी लॉस हुआ है ये हम कस्टमर के मत्थे मर देते हैं। तो हमें लॉस हुआ है कैंसिलेशन में, तो हम कस्टमर से क्या मांगेंगे, डिमांड करेंगे। और इंटरेस्ट में अपने को लॉस हो रहा है ना, हाँ इंटरेस्ट में भी लॉस हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी हम उससे मांगेंगे। और स्वैप लॉस भी रहा तो स्वैप लॉस भी मांगेंगे, कितना कितना मांगेंगे, कैंसिलेशन मांगेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे, स्वैप लॉस मांगेंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, कितने की पड़ी वही हमसे पूछा, तो तीनों को प्लस कर दो। कैंसिलेशन चार्जेस कितने, 1,56,500, ये देखो 1,56,500। स्वैप लॉस आपका आ गया 30,000 का, ये रहा। इंटरेस्ट आपका 96 का आया, तो यानी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, जो कस्टमर है उसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक इसे फॉरेन करेंसी परचेज नहीं करी हमसे अभी तक इसने कुछ नहीं दिया, बट हमसे कैंसिलेशन के लिए हमसे कितना ले रहे हैं, यानी एक्सटेंशन के लिए हमसे इससे कम कस्टमर से कितना ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, 1,86,596 से ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी बात अगर समझ में ना आई तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।